Hello everyone, welcome back to our own channel. This side your mentor and friend Smriti, and here in this session we are going to discuss chapter number 4 from class 9, that is structure of the atom. And friends, this video is very much requested one from one sister of mine. सो एक मामा जी की लड़की है, वो 9th क्लास में पढ़ते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि दीदी प्लीज़ 9th क्लास के 4 चैप्टर की भी वीडियो आप मुझे दे दो बना करके, तो मैं इसीलिए बना रही हूँ. सो लेट्स डिस्कस द चैप्टर. ये मैं सोचिएगा कि सिर्फ मुझे लिए बना रही हूँ, आपको भी ये वॉच करनी है और आप भी यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को जान पाओगे. ठीक है. इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मोलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर. हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि मैटर जो मिलकर बना होता है वो एटम से और मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना होता है. ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हो. द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग दैम. ये कह रहा है कि जो अलग अलग जो काइंड्स के मैटर होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के मैटर्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में, तो ये क्या है, अलग अलग क्यों होते हैं, डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि डिफरेंट एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग दैम, क्योंकि अलग अलग एटम्स जो हैं उन मैटर को मिलकर के बनाते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. कि वो कौन सी चीज़ है जो एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग बताते हैं. यानी कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हो सकता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स के मिलकर बने होंगे. ठीक है. अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के ही बने होंगे. ठीक है, ये आप याद रखिएगा. आर एटम्स रियली इनडिविजिबल एज प्रोपोज बाय डाल्टन. तो क्या एक दूसरा क्वेश्चन आपको निकल के आता है, क्या सच में जो आपके एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, यानी कि उनको डिवाइड नहीं कर सकते आप, जैसे कि आपने डाल्टन ने आपको बताया था. डाल्टन ने बताया था कि जो आपके एटम्स होते हैं दे आर इंडिविजिबल. तो क्या सच में ऐसा होता है? और आर देर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम, या फिर एटम्स के अंदर भी छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो मिलकर के एटम को बनाते हैं. वी शैल फाइंड आउट द आंसर टू दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. तो हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में पता लगाएंगे. वी विल लर्न अबाउट सब एटमिक पार्टिकल्स एंड द वेरियस मॉडल्स that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. तो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ऐसी ही वस्तुएं या फिर ऐसी चीज़ें, एटॉमिक पार्ट्स जिनसे मिलकर के आपका एटम बना हुआ है, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. जो कि और उसके अलावा हम अलग अलग मॉडल्स के बारे में भी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. दैट हैव बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन, जो कि आपको दिए गए हैं, प्रपोज किए गए हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो एटम के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं. वी ऑल नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ एटम आर द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स. सो हियर वी विल फाइंड आउट हाउ दीज पार्टिकल्स विद इन द एटम आर अरेंज्ड, राइट. तो हमारे जो ये पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हमारे एटम के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं, यही सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, इस चैप्टर में जानने वाले हैं. ए मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एज वेल एज टू एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़. कि 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते एक चैलेंज आया साइंटिस्ट के सामने कि उनको क्या करना था, रिवील करना था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर को रिवील करना था, बताना था, एज वेल एज टू एक्सप्लेन, और इसके साथ साथ उसको उनको क्या करना था, उनको एक्सप्लेन भी करना था कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरह की होती हैं, एटम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. और 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते साइंटिस्ट के सामने ये एक चैलेंज था कि उनको बताना था कि स्ट्रक्चर एटम का किस तरह का होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होती हैं, राइट. द एल्यूसिडेशन होता है टू क्लैरिफाई. ठीक है, क्लैरिफिकेशन देनी थी वहाँ पे, क्लियर करना था, चीज़ों को प्रूव करना था. टू द एल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स इज बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. तो ये जो क्लैरिफिकेशन था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का, ये डिपेंड कर रहा था एक्सपेरिमेंट्स पे, यानी कि बहुत सारे आपके एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा था क्लैरिफिकेशन उन एटम्स का, कि एटम्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए एल्यूसिडेशन के लिए क्या किया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए. ठीक है,
One of the first indications that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances. तो जो पहला आपका इंडिकेशन आया निकल के एक इशारा मिला एटम्स के बारे में कि एटम्स जो है इंडिविजिबल नहीं होते हैं, कम्स फ्रॉम द स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये कब आया? जब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा। एंड द कंडीशंस अंडर विच, और वो कंडीशंस भी जानी जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंडक्टेड, कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली को कंडक्ट किया गया बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंसेस जो है इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से कंडक्ट करा रहे हैं, यहाँ से हमें इंडिकेशन मिला कि जो एटम्स होते हैं वो आपके नॉन इंडिविजिबल होते हैं। ठीक है, नॉट इंडिविजिबल, वो आपके इंडिविजिबल नहीं होते हैं, यानी कि वो आपके डिविजिबल होते हैं, राइट, कि आप उसको डिवाइड कर सकते हो। So the next topic is the charged particles in the matters, charged particles in the matter, कि मैटर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ क्योंकि आप पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है वहाँ पर हम यही सब जानने वाले हैं कि मैटर में कौन से पार्टिकल के ऊपर किस तरह का चार्ज होता है, किस पर पॉजिटिव होता है और किस पर नेगेटिव होता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। और ये चार्ज पार्टिकल्स को जानने के लिए हम जो आगे दी गई है 4.1 एक्टिविटी को इसको करके देखेंगे या पढ़कर अभी सेशन में तो पढ़ के ही देखेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है एक्टिविटी 4.1 में, कॉम ड्राई हेयर, आपने अपने सूखे बालों में कंघी करनी है। डज द कॉम दैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, और फिर आपने चेक करना है कि क्या जिस कॉम से आपने ड्राई हेयर्स में कॉम की है, कंघी की है, अगर आप उनको छोटे छोटे पेपर्स के पास लेके आ रहे हो, पीसेस के पास लेके आ रहे हो, तो क्या वो उसको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? आप देखोगे कि ऐसा होगा, वो उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। पेपर के जो पीसेस होंगे उनको वो कॉम जो है आपकी अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ, क्योंकि वो चार्ज हो गई है उस टाइम पे। रब ए ग्लास रोड विद ए सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रॉड नियर एन इन्फ्लेटेड बैलून, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। आपने क्या करना है, एक ग्लास रोड को रब करना है, किसके साथ? सिल्क के क्लॉथ के साथ। सिल्क का जो कपड़ा होता है उससे ग्लास रोड को रब करना है। उसके बाद इन्फ्लेटेड बैलून के पास, यानी कि फूले हुए बैलून के पास उसको लेकर के जाना है, और फिर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको नोट डाउन करना है कि आप क्या देखोगे, बैलून पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक्टिविटी आप घर पर करके देख सकते हो और फिर उसकी रीडिंग को मुझे भी बताना कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ को करने से कैन वी conclude that on rubbing two objects together they become electrically charged। तो ये एक्टिविटीज़ करने के बाद क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम दो चीज़ों को रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, कि उन पर एक आवेश हो जाता है, एक चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, तो ये जो चार्ज है वो किस तरह से और कहाँ से आता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोविंग दैट एन एटम इज़ डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इसका आंसर हमें यहाँ से मिलेगा जब हम ये जान जाएंगे जो हमारे एटम्स होते हैं वो आपके डिविजिबल होते हैं, यानी कि एटम्स के पार्ट्स होते हैं, आप एटम को डिवाइड कर सकते हो, एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और जो एटम होते हैं उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है खुद को, मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने सिद्धांत प्रिंसिपल्स बताए हैं रिवील करने के लिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के वो चार्ज होते हैं। आपके कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ये रिवील करने के लिए कि एटम्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी दिया है। ठीक है, इट वाज नोन बाय 1900 दैट द एटम वाज इंडिविजिबल पार्टिकल बट कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय द G.G. थॉमसन। और ये जाना गया है, इट वॉज नॉन बाय 1900, यानी कि 1900 में
एटम वॉज इंडिविजिबल, ये जाना गया कि जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल यानी कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते। बाय कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटमिक पार्टिकल, उसके पास एक सब एटमिक पार्टिकल होता था और वो क्या था, इलेक्ट्रॉन, जो कि किन्होंने आइडेंटिफाई किया, वो जे थॉमसन ने आइडेंटिफाई। ये कहना यहाँ पे सिंपली ये चाह रहा है कि 1900 में जे थॉमसन ने सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें सन 1900 में हमें पता लग चुका था। इसके अलावा हमें और कोई पार्टिकल्स नहीं पता थे। हमें एटम पता था कि वो इंडिविजिबल होता है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन ए गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड दैम कैनारीज। इससे पहले, यहाँ तक कि क्या, इनसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है आइडेंटिफाइड किया गया था ई गोल्डस्टीन के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ई गोल्डस्टीन के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, पहचाना गया था 1886 में। और डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस, जिन्होंने न्यू रेडिएशंस को डिस्कवर किया था इन ए गैस डिस्चार्ज में, एंड कॉल्ड दैम कैनाल रेज, उनको उन्होंने क्या कहा, कैनाल रेज कहा था। दीज रेज वर, तो कि हमने यहाँ से जाना कि जे थॉमसन ने जो है आपकी 1900 में या 1900 में जो है बताया था इंडिविजिबल पार्टिकल के बारे में कि वो डिविजिबल नहीं है। और ये क्या था, आप किसने बताया था, जे थॉमसन ने किया था, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई किया था। इलेक्ट्रॉन पहचाना था 1900 में, सन 1900 में। और इससे पहले ही ई गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवरी कर दी थी प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन की इन ए गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड दैम कैनाल रेज, जिन्होंने उन्होंने कैनाल रेज कहा था। यहाँ पर उन्होंने डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने 1886 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस विच अल्टीमेटली लेड टू डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। ये जो कैनाल रेज थी, ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज थी। अब याद रखिएगा, अगर आपसे पूछना चाहे व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इज ऑन द कैनाल रेज, तो कैनाल रेज पर कौन सा चार्ज होता है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कैनाल रेज की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने 1886 में, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता था। ठीक है, और यही इसी चीज़ ने अल्टीमेटली हेल्प की किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि एटम्स के और पार्टिकल्स की डिस्कवरी में इन्होंने हेल्प की थी। ई गोल्डस्टीन का जो ये मॉडल था, जहाँ पर उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, उन्होंने हेल्प किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने में। This subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of the electron। और जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल था, जिसमें प्रोटॉन की बात की गई है, कैनाल रेज पे पॉजिटिव चार्ज, तो इनका जो मैग्नीट्यूड था, अमाउंट थी, वो सेम थी, अपोजिट थी, लेकिन सेम भी थी एंड अपोजिट भी थी इन द साइन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो साइन है ना, नेगेटिव चार्ज, तो प्रोटॉन पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ये मैग्नीट्यूड में, अमाउंट में तो सेम थे, लेकिन चार्ज में ये नेगेटिव अपोजिट थे, यानी कि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये बात कही क्या। इट्स मास वॉज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो प्रोटॉन का जो मास है ना, ये इलेक्ट्रॉन के मास के 2000 टाइम्स ग्रेटर है। ठीक है, 2000 टाइम्स ग्रेटर है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन मास जो है ज़्यादा है। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, और इसको नाम दिया गया प्रोटॉन का। जो ये आपका कैनाल रेज पे जो चार्ज है, इस पर इसको प्रोटॉन का नाम दिया गया, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, लेकिन चार्ज जो है अपोजिट है, एक पर नेगेटिव है तो दूसरी पर पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसकी मास की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज़्यादा मास रखता है। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ द प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन का नाम दिया गया। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई नेगेटिव एंड ए प्रोटॉन एज पी पॉजिटिव। अगर एक सामान्य तौर पर बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो और प्रोटॉन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन को आप रिप्रेजेंट करते हो ई नेगेटिव एंड प्रोटॉन को पी पॉजिटिव। The mass of a proton is taken as 1 unit and its charge as +1। जो आप अगर मास लोगे किसी भी प्रोटॉन का, तो आप उसको 1 यूनिट लोगे और उसके चार्ज को +1 लोगे। ठीक है, अगर मान लो आपके पास यूनिट है किसी प्रोटॉन की 1, तो आपके उसके ऊपर चार्ज भी 1 होगा। ठीक है,
The mass of an electron is considered to be negligible and its charge is -1। और जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो आप नेग्लिजिबल रखोगे कि उसका कोई मास नहीं होता है, क्योंकि एक एटम के अंदर मोस्टली जो मास होता है वो प्रोटॉन की वजह से ही होता है। ये 2000 टाइम्स ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन के मास को यहाँ पे नेग्लिजिबल रखोगे, ना के बराबर रखोगे, एंड इट्स चार्ज इज -1, और इसका जो चार्ज हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। इट्स मीन्स दैट एन एटम वॉज कंपोज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये लगता है कि जो आपके एटम होते हैं अब वो आपके कंपोज होते हैं, बने हुए होते हैं प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से, दो चीज़ों से मिलकर वो आपका बना हुआ है। म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस, जो कि म्यूचुअली एक दूसरे के चार्जेस को बैलेंस करें। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे के चार्ज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं। इट ऑल्सो अपीयर दैट द प्रोटोन वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। ये भी जाना गया है कि एटम के अंदर वाले पार्ट में आपका प्रोटोन होगा। फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन कोड ईजिली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटोन। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन से अगर आपने किसी पार्टिकल को एटम के निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा, जबकि प्रोटोन को निकालना ईजी नहीं होगा। प्रोटोन को आप ईजिली नहीं निकाल सकते, आप इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव कर सकते हो किसी भी एटम से, क्योंकि ये बाहर की तरफ होगा, जबकि प्रोटॉन इंटरनल पार्ट में होगा उसके। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ द एटम फॉर्म। तो अब ये चीज़ निकल के आती है कि किस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये पार्टिकल्स बनाते हैं एक एटम के अंदर। वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलो। हम इस क्वेश्चन का आंसर नीचे पता करेंगे, जो नीचे आपको आगे पैराग्राफ्स दिए गए हैं यहाँ पर हम इनका आंसर पता करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आया व्हाट आर कैनाल रेज। तो कैनाल रेज क्या होते हैं? कैनाल रेज आर द रेज और पॉजिटिव चार्ज विच वॉज डिस्कवर्ड बाई या फिर आइडेंटिफाइड बाई आपका ई गोल्डस्टीन इन 1886, राइट, 1886 में, 1886 आई थिंक यही था ईयर। तो इसमें ई गोल्डस्टीन थे, उन्होंने जो है आपकी डिस्कवरी की थी या आइडेंटिफाई किया था पॉजिटिव चार्ज को एक एटम के अंदर। ये दिया हुआ है ई गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन। नई रेडिएशन से उन्होंने डिस्कवरी की थी इन ए गैस डिस्चार्ज। एक जब कोई गैस डिस्चार्ज हो रही थी, निकल रही थी, तब उन्होंने न्यू रेडिएशन की डिस्कवरी की थी और इसी को उन्होंने कैनाल रे नाम दिया था। और ये क्या है आपका? पॉजिटिवली चार्ज। ये याद रखिएगा कि पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटमिक पार्टिकल्स। बस इतना ही काफ़ी रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। कि अगर आपके एक एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो और एक ही प्रोटॉन हो तो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या कर देंगे, चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो उस एटम पर आपका कोई भी चार्ज नहीं होगा, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जबकि प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्जेस रखते हैं। और चार्जेस अगर यूनिट चार्ज होगा, दोनों का सेम चार्ज होगा, तो एक दूसरे को वो बैलेंस कर लेंगे और उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सो इस सेशन को आई थिंक हम इतना ही रख लें या फिर ये पढ़ लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, वी हैव लर्न डॉल्टन्स एटमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। डॉल्टन की एटमिक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 के अंदर। वी सजेस्टेड दैट द एटम वॉज इनडिविजिबल एंड indestructible, but the discovery of two fundamental particles, electrons and protons, inside the atom led to the failure of this aspect of Dalton's atomic theory। हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि डॉल्टन ने एक थ्योरी दी थी कि जो आपके एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, यानी कि एटम को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। उसके और पार्टिकल्स जो हैं उनको आप यहाँ डॉल्टन ने बताया था कि कोई आप एक एटम को आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, उसके और पार्ट्स बना ही नहीं सकते, उसको होल्ड करके बता ही नहीं सकते कि वो किस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। सिर्फ उसका एटम जो है उसके एलिमेंट का नाम बता सकते हैं, एटम का नाम बता सकते हो कि किस एलिमेंट का एटम, लेकिन उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो है ये चीज़ें जो है ना आपकी फेल हो गई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई
उनका पता लगा जैसे ही हमें डिस्कवरी मिली फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की, तो ये जो डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था ये फेल हो गया, ठीक है। It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged within an atom। और जब हमें ये पता लग चुका था कि डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी है वो फेल हो गई है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, तो ये भी ज़रूरी हो गया हमारे लिए कि हम जाने कि ये नेसेसरी हो गया था, हमारे लिए ज़रूरत हो गई थी कि हम जानें कि जो इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स हैं वो एटम के अंदर किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। ये जानना ज़रूरी हो गया था क्योंकि साइंस तो चीज़ ही यही है कि हमें डिस्कवरीज करनी होती हैं, हमें डीप नॉलेज डीप इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है किसी भी चीज़ की, राइट। और एक्सप्लेनिंग दिस, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल्स, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज होते हैं एटम के अंदर। कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो हैं अपने एटॉमिक मॉडल्स दिए। जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज ए मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिनमें से जे थॉमसन जो हैं ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए अपनी एक थ्योरी दी थी, एक मॉडल दिया, राइट। सो इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कसिंग अबाउट थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, और इस सेशन को हम फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। Thank you so much, thanks for watching my video, and please do like, comment and share my videos with your friends also, and also subscribe my channel to get the notification as soon as possible whenever I will upload a new video for you. Thank you so much, thanks for watching, thank you.